So we have to start from a very interesting topic that is known as couple. अब ये तुमको पता है यार कि ये जो वर्ड है ना, इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? टू। इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? टू। So normal meaning of the couple is two, but when we are talking about physics, तो उसके अंदर ये कपल दो तो रिप्रेजेंट करता है, बट दो क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ यू हैव एनी आइडिया, दो क्या रिप्रेजेंट करता है ये? फोर्सेस। फोर्सेस के साथ क्वेश्चन मार्क भेज दिया है, करेक्ट है, बिल्कुल। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। आप लोगों ने अपनी अभी तक की लाइफ में साइकिल चलाई है क्या? गलती से? ओके। तो साइकिल को चलाते टाइम आपने एक चीज नोट किया होगा कि उसकी एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म होती है। अब बोलोगे सर इतना हैवी वर्ड क्या यूज कर रहे हो? ऐसे ही तो करना होता है, मुड़ जाती है तुरंत। स्टीयरिंग मैकेनिज्म बोलना है तो कार वार की बोलो कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ऐसा सुनने में हैवी लगता भी है और सच में थोड़ा है, बट यू नो दैट इज टेक्निकली स्टीयरिंग मैकेनिज्म, उसको हम यही बोलते हैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। तो उसमें आपको क्या करना होता है वास्तव? आप एक हैंडल को इस तरफ खींचते हो, दूसरे वाले को आगे की तरफ फोर्स करते हो। इन शॉर्ट, एक के ऊपर लेट से फोर्स इस डायरेक्शन में, और दूसरा एंड जो है उस पर फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप समझ पा रहे हो आप इसे। सो पहला फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है। दोनों फोर्स क्या सेम पॉइंट पे लग रहे हैं? प्लीज लेट मी नो, क्या दोनों फोर्स सेम पॉइंट पे लग रहे हैं? नो, दे आर नॉट ऑन द सेम पॉइंट, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट। और भाई साहब, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये सेम पॉइंट पे नहीं एक्ट करते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए जरूरी नहीं है। ये कपल की डेफिनेशन जब आप लिख रहे होगे ना, तो भी मेंशन करना उतना ही जरूरी है। सिर्फ बोल करके काम नहीं चल जाएगा, इसको लिखना भी उतना ही जरूरी है। पूरी डेफिनेशन हार्ड है ये। दोनों फोर्सेस एक्ट करने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने चाहिए, बट कैसे एक्ट करने चाहिए? सो दैट इज डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करने चाहिए। अच्छा, कि व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? इफ दिस इज एफ, तो ये भी क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड वाइज एफ ही होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग होने नहीं चाहिए। सो टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यहां पर आप नोट करो क्या क्या चीजें हुई हैं। वन इज, एक तो टू फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस, इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड हैं। सो टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हृदय, ये क्या सेम पॉइंट पे लग रहे हैं या डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं बच्चे? डिफरेंट। Exactly. So they are acting on a different points. So they are acting on different points, not different point, that is different points. But so combine कर दो इन दोनों चीजों को या तीनों चीजों को, so you will get a definition which is known as couple. अब इन तीनों चीजों को कंबाइन करके कौन मेरे को कपल की डेफिनेशन बता पाएगा? प्लीज रेज योर हैंड। सर कहना है एक ही मिनट यार, मेरे को और हैंड रेज देखने हैं। ओके, 4, गुड। ये लोग बोलेंगे हैंड रेज देखना है ना सर, देखो हम सारे लोग हैंड रेज कर देते हैं और आप देख लो, उसके बाद पूछना नहीं किसी से। चलो अभी जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए उनसे पूछ लेते हैं। मौर्य पटेल, मौर्य, आर यू देयर? यू आर नॉट ऑडिबल मुझे, प्लीज। अगर कोई कनेक्टिविटी इश्यू है तो प्लीज कुछ सॉर्ट करके देन।
नो मौर्य, वी कैन नॉट हियर यू। आदित्य आप बता दो। करेक्ट है सोनाली, एकदम सही है। आदित्य Yes, sir. डिफाइन कर दो बच्चे, व्हाट इज कपल। Uh, so I don't know the exact definition. यार मैंने यहाँ हिंट दे रखी हुई है, एक्सप्लेन भी कर दिया है पूरा, एक बार ट्राई तो करके देखो। दो फोर्सेस होते हैं, उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करते हैं। Okay. So two forces that have the equal magnitude, they act on different points. बस इतना ही। और डायरेक्शन क्या होती है दोनों फोर्सेस की, सेम या अपोजिट? Opposite directions, in opposite direction. Okay. चलिए मैं आपको एक बार पूरा कंपाइल करके बताता हूं, देन आई विल आस्क टू यू गाइस, प्लीज लिसन केयरफुली। When two forces of equal magnitude, when two forces of equal magnitude act on different points in opposite directions। देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ डायग्राम के अंदर क्लियरली मेंशन करी हुई है कि एक फोर्स इस तरफ को, एक फोर्स इस तरफ को, बट नोट नहीं किया हुआ था, सो उसको हम नोट भी कर देते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन, they create a couple, they create a couple। So please listen, when two forces of equal magnitude act at different points in opposite directions, then they create couple। जो भी क्रिएट होता है, जो भी एक इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज कपल। और इस कपल का इन्फ्लुएंस क्या होता है कि ये बॉडी क्या करने लग जाती है, रोटेट होने लग जाती है। देखो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इट विल ट्राई टू मेक इट रोटेट इन दिस वे, और ये वाला फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो दिस विल ट्राई टू रोटेट इन दिस वे। अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी है वो ऐसे, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होने लगेगा, ये रोटेट होना चालू कर देगा। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द वर्क ऑफ कपल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कपल? इट्स फंक्शन इज टू रोटेट द बॉडी, इट्स फंक्शन इज टू रोटेट द बॉडी। ओके, so basically couple है क्या? So it is the two forces equal magnitude के different point पे act करने वाले और opposite direction में जो होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? So basically couple just rotates the body, body को rotate कराने का काम करता है। क्लियर है क्या सबको? वो थ्री डॉट्स के ऊपर आपके पास काफी सारे सिंबल हैं, अगर आप थम्स अप दे दोगे तो आई विल गेट कि या तुम समझ गए हो। यस आदित्य, बच्चे डाउट है या वो कपल की डेफिनेशन के लिए हैंड रेज किया सर हुआ? मैंने कपल के डेफिनेशन के लिए सबसे पहले। कोई बात नहीं, गुड, कोई बात नहीं मानस, होता है होता है होता है होता है, कोई बात। चलिए, सो दिस दिस इज व्हाट वी कॉल कपल। नाउ अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई नट वट फिट करने के लिए कोई बंदा आता है, तो वो क्या करता है, उसके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ इस तरीके से ऐसे बोल्ट को ओपन करने का और घुमाने के लिए ऐसा लगा रहता है। अरे देखा है क्या ऐसा कुछ? यस, क्या बोलते हैं मानस उसको? कुछ कुछ बोल रहा है मानस। सर एल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है वो। एग्जैक्टली हाँ, मतलब एक्चुअली टी शेप्ड होता है मानस। यस सर। यस, तो बेसिकली क्या होता है, वो टी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ से हॉलो होता है, इधर से वो नट को ग्रिप कर लेता है, जो भी नट आपका होता है उसको, बोल्ट को या नट को ग्रैब कर लेता है, एंड देन फिर इस तरफ से ये वाले एंड से ऐसे इसको घुमाता है। तो उसमें क्या करता है, ये वाले पार्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई करके इसको रोटेट करने का काम करता है। यूं ऐसे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, और फिर इस बॉडी को ऐसे रोटेट कर देता है। एंड इन दिस रोटेशन वो जो आपका बोल्ट होता है, वो बोल्ट क्या होने लगता है, या तो
टाइट करना है तो टाइट होने लगता है, और ओपन करना है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा करके हम उसको ओपन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक आपने कपल का यूज किया, और किसी ने कहीं यूज किया हो जिसको लगता हो कि हाँ सर यहाँ तो कपल का यूज हुआ था, पता लगता है? बाइसिकल का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ था। यस वासो। सर गाड़ी के टायर के बोल्ट को अनस्क्रू करने के लिए वो क्रॉस जैसा यूज होता है ना सर? एग्जैक्टली मतलब वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। गुड, चलो आपने इसको और रिलेट कर दिया, ठीक है। और कोई एग्जांपल जिसमें हम कपल का यूज करते हो? सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। कैसे? सो उसमें दो मतलब डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगते हैं खोलने के लिए और बंद करने के लिए डोर को, लाइक हैंडल पे। करेक्ट, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टाइप का हो जाता है, ठीक है, ओके, कंसिडर कर सकते हैं। गुड। सिमिलरली बाइसिकल जब आप चलाते हो तो बाइसिकल चलाते टाइम एक फोर्स आपका इस तरफ को लग रहा होता है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अरे यार, बाइसिकल की कहानी मैंने करी तुमको, देखो ये इस तरफ पैंडल का वो है जिसके ऊपर पैंडल्स लगी हुई हैं, ये पहली वाली पैंडल है, और ये इस तरफ है दूसरी वाली पैंडल। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। यस और नो? डायरेक्शन हो गई अपोजिट। और क्या वो सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं? आंसर इज नो, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। सो दिस इज हाउ। यस सर अनदर एग्जांपल, हाँ सीसॉ, मैं वही बोल रहा हूँ। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर वो रोटेट तो नहीं होता। हाँ मतलब उतना ये रोटेट नहीं हो पाता, करेक्ट। सो यहाँ पर जो मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, इसकी वजह से जो कपल जनरेट हुआ, उस कपल ने उस बॉडी को क्या कराया था? रोटेट कराया था, डिचिक डिचिक डांस कराया था उसको बेसिकली। फिर सर पहले के टाइम पे या अभी के टाइम पे वो टैप जो होता है उसके दोनों साइड से होता था, तो वो जब घुमाते थे तब दोनों साइड से वाह टैप को। क्या बात है, मतलब घर की चीजों को इतनी कीनली ऑब्जर्व करने वाला हमारा हृदय है। बहुत बढ़िया भाई, एक बहुत ही सही एग्जांपल निकाल लिया इसने। वो टैप को जब आप घुमाते हो ना, तो उसके अंदर भी कपल हम यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत आगे जाएगा तू। चलो कोई बात नहीं, ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कपल। लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ कपल। तो पहले मेरे को ये बता दो, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स का मोमेंट क्या है? कोई भी? यू आर हैविंग द पावर टू अनम्यूट योरसेल्फ, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, आई वोंट माइंड। सर यस वो फोर्स की एक जो उसको बोलते हैं, उसकी टेंडेंसी होती है जो वो ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है ऑन अ फिक्स पॉइंट है, कोई भी एक्सिस या वैसा कुछ। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इट इज अ टेंडेंसी टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स एक्सिस। इन शॉर्ट ऐसे समझ लो, अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोल दूं तो दिक्कत? हाँ वो एग्जांपल, हाँ वो बराबर है। चल जाएगा ना? हाँ। ओके डन। सो ऐसा ही एक टॉपिक हम यहां पर भी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ कपल। ये आपने कपल स्टडी किया जिसमें आपको फोर्स बताया गया कि भाई अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो ये जो इफेक्ट जनरेट होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल कपल। अब इस कपल की वजह से बॉडी टर्न हो रही है, देखो ये रोटेट होना चालू कर दे रही है, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन है उसमें पक्की बात है कोई ना कोई टॉर्क होगा, तो इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, या सिंपली उसे टॉर्क कहा जाता है। सो इतना ज्यादा भयानक टर्मिनोलॉजी में ना जाकर के मैं आपको सिंपल इसको लिखा रहा हूं, टॉर्क, जिसको आप क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हो। सो लेट्स फाइंड इट आउट। एक इक्वेशन इसकी हम डिराइव करते हैं कि क्या इक्वेशन है इस मोमेंट ऑफ कपल की। चलिए, सो उसके लिए थोड़ा हम डायग्राम को सुंदर बना लेते हैं, अच्छी बना लेते हैं, क्योंकि बड़ी अजीब सी दिख रही है। देखो, ये फोर्स है बच्चे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से F, और ये जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है।
अगर मैं इसको F ले रहा हूं तो पक्की बात है ये फोर्स मेरा कैसा होगा, -F होगा, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब तुम बोलोगे कि सर ये ऊपर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो यार, कोई बात नहीं, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आपको शो करनी है, चाहे आप इसको F लेके इसको नेगेटिव F लो, चाहे आप इसको F लेकर के इसको नेगेटिव F ले लो, चल जाएगा। और नाउ ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट हमने इसको फिक्स कर दिया, लेट्स से इसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है, और ये वहां से फर्स्ट एंड का डिस्टेंस है लेट्स से A, और सेम डिस्टेंस है इसके दूसरे एंड का भी A। सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, एंड ये है सेंटर जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनी वन ऑफ यू, अगर आपको पता हो टॉर्क दो तरीके के होते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, राइट है क्या? दो तरीके के टॉर्क होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। रोटेशन उसके हिसाब से वो साइन देते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो मेरे को ये बता दो आदित्य कि किसको हम पॉजिटिव लेते हैं, कौन सर से टॉर्क एंटी को? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्या बात है। काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, कोई बाय मिस्टेक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले ले और काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले ले तो क्या कोई दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में? क्या क्या कोई दिक्कत आएगी आदित्य? सर वैसे तो इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का सर, मतलब इसमें डाउट है, एक्सप्लेन करना मतलब। सर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो शायद बेसिकली बच्चे ये एक साइन कन्वेंशन है, ये एक साइन कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करना होता है। लाइक आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर अगर देखा हो तो वो आपके पास याद है, ऐसा मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस होते थे उनको सबको आप क्या लेते थे, नेगेटिव लिया करते थे, इसके बिहाइंड हाँ, जितने भी मतलब आते लेफ्ट थे हैंड उनको साइड को पॉजिटिव लिया नेगेटिव और करते राइट थे। हैंड साइड को पॉजिटिव हुआ मतलब। एग्जैक्टली, सो इसी तरीके का यहाँ पर हमने एक कन्वेंशन बनाया हुआ है कि जो टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अब इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो तुम, ये जो फोर्स लग रहा है बच्चे, ये इसको कैसे रोटेट कराएगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, यस और नो, ऐसे। और ये फोर्स की वजह से ये किस तरफ को जाने का ट्राई करेगा, इस तरफ को, ऊपर की तरफ को। अब इसको तुम देख के मेरे को बताओ कि क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा? एक मुझे आंसर आया है चैट के अंदर, क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा भी आ गया क्लॉकवाइज। विशाल क्या बोलते हो बच्चे, क्या किस तरीके से ये टर्न करेगी बॉडी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? अब ये अनम्यूट ही नहीं कर रहा। वाओ, ज्वलिन, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? सर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? ओके, आ रहा हूं। Arav, can you hear me? Unable to unmute. Okay. देखो, ये आपकी बॉडी है लेट्स से। अब सिंपली समझना, आप क्या कर रहे हो, इस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हो। अब यार नोट कर लो ये किस तरफ को जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
डन। सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो चलिए हम निकालते हैं पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क है कितना। चलो टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, दो टॉर्क बनने वाले हैं। एक तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड दिस मच डिस्टेंस, और फिर ये फोर्स multiplied by this much distance. So finally value is going to be force times this much distance, which is A, plus magnitude of the force F times A. Again ये हो जाएगा FA. जब आप इन दोनों को कंप्यूट करोगे, so this is going to be 2 times of F into A. अब इस 2 को मैं A के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, so this is going to be F times 2A. ये 2A क्या था? This was the perpendicular distance between the two forces. दोनों forces के बीच का perpendicular distance था। देखो, this was the line of action of the first force यहाँ point A पर, and this was the line of action for the second force point B पर। इन दोनों के बीच का total distance कितना हो जाएगा? This much A plus this much A, total 2A. So एक force का magnitude multiplied by perpendicular distance between them. This is what we call moment of couple. Okay, so अगर मैं इसे define करना चाहूं, so moment of couple that equals to force multiplied by perpendicular distance. फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, सो दैट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ कपल। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक का होना चाहिए? बिटवीन टू फोर्सेस। सो किसी को दिक्कत इसमें टॉर्क अबाउट पॉइंट सी में प्रॉब्लम आ रही हो तो give me a thumbs up if you are able to get this. यार सिंपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया, ये पॉइंट सी से यहां तक का डिस्टेंस था ए, फोर्स था एफ इनटू ए, फोर्स था एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ए। अगेन अप्लाई किया, ऐड किया दोनों को, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ए हो गया। उसमें से हमने 2a को सेपरेट कर दिया और f को अलग लिख दिया। So this is f, which is the force, and 2a is the perpendicular distance between two forces. तो इन दोनों का जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हमको मिल रहा है, it gives the moment of couple. अब देखना, तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ था इसके पहले, है ना? अगर यहां से आपका टॉपिक बाकी था, दैट इज कपल से, तो आपने पक्का है इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ था, ठीक है? देयर वर बेसिकली 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो इक्विलिब्रियम था वो उन दोनों को अचीव कर लेने पे, एक ही टाइम पे अगर उन दोनों को अचीव कर लो तब वो थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाता था। हेतवी एंड जानवी, आप में से हेतवी मुझे ये बताएगी कि वो 3 टाइप्स क्या थे बच्चे इक्विलिब्रियम के? Sir, Yes. stable, unstable and neutral. नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था, ये तो नया है। चलिए जैनम से बात करते हैं। जैनम, कैन यू टेल मी? Sir, translational equilibrium, rotational equilibrium and mechanical equilibrium. बहुत बढ़िया। सो देयर वर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे हमने बेसिकली 2 टाइप थे, तीसरा जब आप उन दोनों को अचीव कर लेते हो तब बन जाता है। एक था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड वाज रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वाज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आदि, आप मेरे को ये बता दो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन क्या थी? व्हाट वाज द फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? सर याद नहीं। नोट्स तुम्हारे पास ही होंगी मेरे को लगता है। आप मैं लेके नहीं बैठा। अच्छा, वो भी लेके नहीं बैठा? वाह, आप Can I say? ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो। सर मैं बताऊं? एक ही मिनट बच्चे। पारितोष, कैन यू टेल मी? Paritosh, what was the basic condition for translational equilibrium? प्रियांशी, आप बता दो। Yes, sir. क्या थी बच्चे बेसिक कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? सर याद नहीं है। ओ, सुनो फिर, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है इसमें किसी से बात कर लेते हैं। तिशा, आप बता दो। Sir, sum of all the forces acting on the body is 0. क्या बात है, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0। तो उस टाइम पर क्या इफेक्ट होता था सोनाली? क्या होता था अगर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो जाए तो? सर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव होती है। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, बस ऐसा ही है, या और भी कोई कंडीशन पॉसिबल है? सर बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है। यस, सर एग्जैक्टली। मतलब वेलोसिटी 0 हुआ ना? यस, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0, और अगर ऐसा होता है तो या तो वेलोसिटी 0 होगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। एंड दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल रखना है जिसमें बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होनी चाहिए। सो आई मीन टू से, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए मैं एक बार इसको नोट डाउन करवाता हूं। देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बॉडी वेयर rotational equilibrium is achieved, but still the body is searching for translational equilibrium। इसके लिए बॉडी सर्च कर रही है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसने अचीव कर लिया हुआ है। इन शॉर्ट, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी ने अचीव किया हुआ है तो आन्या क्या हो सकता है अगर बॉडी के पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो? सर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, वेरी गुड। और टॉर्क 0 होने की वजह से कौन से दो और कंडीशंस बन सकती हैं? एक्सटर्नल फोर्स और जो रेडियस होगा। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो सिंपल सी बात हो गई, या तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही होगी, रोटेशन नहीं हो रहा होगा, दैट मींस या तो ओमेगा 0 होगा, जैसे यहां पे आपने देखा, या तो वेलोसिटी 0 होगी या तो ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं
उसमें बॉडी रोटेट नहीं कर रही होगी, और रोटेट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है मानस, उस पर एक्ट करने वाले जो सारे टॉर्क है उनका समेशन क्या होगा, 0। और अगर पूरे टॉर्क का समेशन 0 है और ओमेगा 0 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहेंगे या नहीं? कैन वी से दैट बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो वी आर कंसिडरिंग अ रॉड। ये हमारे पास लेट से एक रॉड है और इसके 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हुए हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। ओके, पॉइंट ए के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ, पॉइंट बी पर भी फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ। दोनों ही पॉइंट पे एफ यानी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो देखो, एक टॉर्क इसका किस तरफ आएगा, इधर को ऐसे, दूसरा टॉर्क इसकी वजह से कहां आएगा, इस तरफ। क्या ये दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है? प्लीज चेक। तो ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे रोटेट करना चाहता है, ऐसे, विच इज काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जिसे आप बोलते हो, ठीक है। सो ये टॉर्क जाना चाहता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये टॉर्क बॉडी को कहां लेके जाना चाहता है, इस तरीके से, ऐसे, विच मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ऑपोजिट है। यस, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाते हैं, और क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो नेट टॉर्क इस पर क्या हो जाता है, जीरो। 0। नेट टॉर्क तो 0 हो गया है, बट क्या नेट फोर्स 0 है? प्लीज नोट दैट। क्या नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर 0 है? नहीं सर। नहीं है, एग्जैक्टली। सो टॉर्क तो भाई साहब यहाँ 0 हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन वाले मिल करके एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, 0 कर देते हैं। बट इस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला नेट जो फोर्स है वो 0 नहीं होता है, और बिकॉज नेट फोर्स इज नॉट 0, सो वी कैन से दैट कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। दिस बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आ रही है क्या बात समझ में? यस। अरे यार, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन क्या थी? सिंपल सी एक बात थी कि उसके ऊपर नेट फोर्सेस अपने क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0 होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इधर भी जो फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो इनको ऐड करने पे हमें नेट फोर्स 0 नहीं मिलता है, और नेट फोर्स 0 नहीं मिलता है तो वेलोसिटी ना तो 0 होगी, ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है, तो we cannot say that the body is in translational equilibrium. But on the same hand, if you will look at the torque, you will find it is in counterclockwise direction. इस फोर्स की वजह से बॉडी विल ट्राई टू मूव, इसका जो मोशन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहेगा, बट इस टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, नेट इनका क्या हो जाता है, 0। सो नेट टॉर्क इज 0, हेंस बॉडी इज नॉट रोटेटिंग। अब इसको इमेजिन करो कुछ ऐसा, देखना, ऐसी कोई चीज है, इसके ऊपर तुम ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो इसको ऐसे, ठीक है, यू आर प्रेसिंग इट। सो प्रेस करने पर क्या हो रहा है, क्या है, रोटेट कर रही है? आंसर इज नो, इट इज नॉट रोटेटिंग। और क्योंकि रोटेट नहीं कर रही है, दैट मींस ओमेगा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इन दैट कंडीशन बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बट इट इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर क्लियर है तो एक थम्स अप दे दो। तुम बेसिकली क्या करते थे, गार्डन वार्डन में अगर कहीं घूमने के लिए जाते थे, तो व्हाट वर योर इंटेंशन कि तुम अपने अपने जितने मास के कोई बंदे को, और रुको मैं पहले ड्राइंग कर देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। सो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती थी। यहाँ तुम्हारा एक्स नाम का फ्रेंड बैठ जाता था, और यहाँ तुम खुद वाई नाम से बैठ जाते थे, एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ईच अदर कि हाँ हम देखो बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। और वो जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ चीटिंग वीटिंग करके आपस में तुम जीतने का हारने का ट्राई कर रहे होते थे। अभी इसका हमें साइंटिफिक अप्रोच समझना है कि हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से ये काम करता है। एंड अगर किसी को पता हो तो
शायद गैलीलियो ने ऐसा कहा हुआ था, इफ यू गिव मी अ लीवर, एक बहुत बड़ा लीवर दे दो तो मैं अर्थ को बिना एफर्ट के पिक कर दूंगा, उठा दूंगा जहां पे है। सुना है क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट? नहीं सुना है तो यू कैन गो ऑन इंटरनेट, आप चेक करना, देयर इज ऐसा एक स्टेटमेंट है। बोला था उन्होंने कि अगर आप मेरे को एक बहुत बड़ा लीवर दे देते हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीवर दे देते हो, तो आई विल लिफ्ट द अर्थ, पूरी अर्थ को मैं उठा सकता हूँ। सो हाउ ही टोल्ड दिस, कैसे वो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पूरी अर्थ को उठा सकता हूँ? मेरे से पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं उठाई जाती और ये आदमी अर्थ उठाने की बात कर रहा है, जोरदार है। और जो लोग हंस रहे हैं, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, वो भी नहीं उठा पाते हैं। ऐसे ऐसे तुम मजाक नहीं बनाओ मेरा, मैं सही बता रहा हूँ। तो कंडीशन ये है कि एक आदमी पूरी अर्थ को उठाने की बात कर रहा है बाय यूजिंग सम साइंटिफिक मेथड। सर आर्किमिडीज ने बोला। एग्जैक्टली, हाँ, थैंक यू। मैं इसीलिए मैंने बोला कि आई एम नॉट श्योर, थोड़ा गड़बड़ था उसमें। थैंक यू। सर्च कर, मतलब तुमने सर्च कर डाला है ना? हाँ यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब यही है ना, अभी की पब्लिक जोरदार है सर। इंफॉर्मेशन तो एकदम करेक्ट मांगते हैं हम, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ग्रेट। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड this with the name of principle of moments. So ये पूरी कहानी हम समझेंगे एक नए नाम से, which is known as principle of moments. ठीक है, तो अब ये principle of moments क्या है? सिंपल, ये so sorry, actually there was a call, so मैं self mute हो गया था। चलिए, so we call this principle of moments. अगर आपने इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यू विल बी एबल टू रिलेट दिस। कोई मेरे को इसका स्टेटमेंट बता पाएगा क्या? एनीवन? कोई भी जो इसका स्टेटमेंट बता सकता हो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का? अगेन आई नो मैं दोबारा पूछ रहा हूं। Sir, the resultant of all the external forces, external torques. Sorry, the resultant of torques due to all the forces acting on a body about any point should be 0. So, उस कंडीशन में हमारा या तो ओमेगा 0 होता है या तो ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी या तो 0 होती है या तो कांस्टेंट होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एंगुलर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सॉरी। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसी स्टेटमेंट को अलग तरीके से लिखा गया है। सेम स्टेटमेंट को कुछ डिफरेंट वे में लिख दिया हुआ है, बस इतना सा काम किया हुआ है। सुनना क्या है? एक रिजिड बॉडी है, लेट्स से इफ देयर इज अ रिजिड बॉडी एंड ऑन दैट रिजिड बॉडी if it is in rotational equilibrium, अगर वो rigid body rotational equilibrium में है तो then sum of the all the torques, सारे जो टॉर्क हैं about any point, एक पॉइंट के about जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उनका सब का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली क्या थी? if summation of all the torques about a point is 0, यहां वो था, पहले कंडीशन ये बन गई थी। अब यहां वो चेंज हो गई है। यहां हमने क्या कर दिया हुआ है? एक रिजिड बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रख दिया हुआ है। दिस इज आवर कंडीशन कि वी आर पुटिंग द बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि भाई उस पर जो टोटल टॉर्क एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? अबाउट अ पॉइंट शुड बी 0, वो 0 हो जाना चाहिए। अरे यार, यहां की स्टेटमेंट में क्या था? किसी पॉइंट के अबाउट अगर टोटल टॉर्क 0 है तो ओमेगा 0 होगा या ओमेगा कांस्टेंट होगा, उसी को तुमने बोला था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उल्टा सोचो, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो उस पर टॉर्क क्या होना चाहिए? अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट जो टोटल टॉर्क है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
So this statement is known as principle of moments. Rotational equilibrium की exact उल्टी definition है इसकी, that is the principle of moment. इसी statement को हम बोलते हैं principle of moments. Clear है क्या सबको? तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं. निष्ठा, कैन यू टेल मी बच्चे डेफिनेशन क्या होगी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की? पूरा स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका? Yes, sir. If a rigid body is in rotational equilibrium, the sum or the total moment of torque is zero. Zero. Good. Okay. दूसरा वरुण आप डिफाइन कर दो. Yes, sir. When a body is in rotational equilibrium, the net sum of the torque is zero. Very good. So इस प्रिंसिपल का यूज करके बच्चे ये आपने नोट किया होगा कि वो जो लगेज कैरियर्स होते हैं जिनको आप कुली बोल रहे हो, कई लोग ऐसी एक ट्रॉली लेकर के चलते हैं अपने साथ में जिसके नीचे व्हील लगे हुए होते हैं, और जहां वो होल्ड कर रहा होता है उस ट्रॉली को, वो एंड काफी दूर होता है उस व्हील से, और जहां पे लगेज रखा हुआ होता है वो बहुत नजदीक होता है. देखा है क्या ऐसा कुछ? यस सर. गुड. सो चलिए, ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो कहानी भी आपको यहीं से समझ में आने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हम कर क्या रहे हैं? वी आर टेकिंग, लेट्स से एक हमारे पास रॉड है, ये फलक्रम है, ये फलक्रम है, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर से आप इसको इधर उधर कर सकते हो, ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो. ओके, नाउ इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज d1, और ये इतना जो डिस्टेंस है दैट इज d2. दोनों डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिए. दिस इज d1 एंड दिस इज d2. यहां पर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज F1, और दूसरी तरफ सेकेंड साइड जो फोर्स लग रहा है यहां पे दैट इज F2. इस तरफ फोर्स F2 है, यहां पर फोर्स है F1. ये डिस्टेंस है D1 फलक्रम से, और ये डिस्टेंस है फलक्रम से D2. ठीक है. सो फॉर दैट, अगर मैं इस बॉडी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोल दूं, इफ आई एम सेइंग दैट दिस बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना पड़ेगा, प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना पड़ेगा. बिकॉज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बच्चे कंडीशन ही मेन यही थी कि जब तुम एक ही टाइम पर दोनों इक्विलिब्रियम को अचीव कर लो, तब आप बोल सकते हो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है बॉडी. तो अभी तो दो फोर्सेस तुमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं कि ये F1 डाउनवर्ड है, F2 डाउनवर्ड है. तो ऊपर की तरफ ऐसा तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा? क्योंकि अगर मैंने बोला हुआ है कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो होने चाहिए दोनों इक्विलिब्रियम, दैट इज ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल. नाउ प्रॉब्लम इज कि रोटेशनल तो चलो एक बार तुम समझ पाओगे कि सर पीछे आपने बताया ना कि इधर का टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज, इधर का टॉर्क क्लॉकवाइज, तो वो हो सकता है कुछ जीरो हो जाए. पर फोर्स की कहानी में ऐसा तो ट्विस्ट कहां पे आता है कि वो भी जीरो हो जाता है. मेरे को कोई फोर्स ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो F1 और F2 के अगेंस्ट लग रहा हो, और अगर बैलेंस होना है तो कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो इनसे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो. क्यों तिशा, सही बोल रहा हूं? Yes, sir. चलिए, सो हृदय ने हैंड रेज किया हुआ है. यस हृदय. पहले के आंसर का होगा सर, सॉरी. अच्छा ऐसा है, ओके. देवोलीना मैडम, खाते खाते आपने पक्का है कुछ ना कुछ सोच भी लिया होगा, तो आप बता दो. सर अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा. कुछ मतलब ये जो मैंने बोला वो नहीं समझ में आया, वो जो समझ आया, जो सोचना है वो नहीं समझ आ रहा.
अच्छा ऐसा है, ओके ओके। शैली ने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया। बोल दो शैली एक बार पूरा। नॉर्मल रिएक्शन। एग्जैक्टली ये जो फलक्रम आपने लगा रखा हुआ है ना, दिस विल प्रोवाइड अ नॉर्मल रिएक्शन। ये एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। लेट्स से वो आर है, तो ये आर जो है ना बच्चे, ये F1 और F2 को क्या करने का काम करेगा? बैलेंस करने का काम करेगा। सो बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 और F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जैनम नेट फोर्स क्या होना चाहिए? सर 0। यस, सो नेट फोर्स में अगर 0 ले लूं तो R अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो R हो गया पॉजिटिव। F1 और F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। देखो R अपना अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही नेट फोर्स कहां एक्ट करना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तभी तो ये दोनों बैलेंस कर पाएंगे ना एक दूसरे को, और अगर बैलेंस हो गए तभी तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो चलिए एक स्टेप फर्दर चलते हैं और इस टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम R सब्सट्रैक्टेड बाय F1 plus F2, R minus F1 plus F2, that equals to 0. Now you can check it out कि यहां पर नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है? 0। यानी पहली बात तो मेरी करेक्ट हो गई कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। वो हमने प्रूव कर दिया कि भाई R minus F1 plus F2 is equal to 0. Now दूसरा है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ये तो एक पार्ट आपका खत्म हुआ। अभी सेकंड पार्ट है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव किया हुआ है, तभी तो मैकेनिकल आएगा। और रोटेशनल लाने के लिए जितना टॉर्क ये वाला है, सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क ये होना चाहिए। देखो अपोजिट डायरेक्शन में, यार ये किस तरफ लेके जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, CCW काउंटर क्लॉकवाइज। और ये किस तरफ लेके जा रहा है? क्लॉकवाइज लेके जा रहा है। तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, अगर उतना ही टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, तो बॉडी मेरी किस में आ जाएगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। करेक्ट है क्या? डन। सो देवोलीना, कैन यू टेल मी? नहीं, देवोलीना से इस बार नहीं पूछते। देवांजना है क्या? एंट्री तो दी थी मैंने। चलिए कोई बात नहीं। सर उसको नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि वो मोबाइल डेटा यूज कर रही है ना, इसीलिए। और आप उसको अपने साथ बैठने भी नहीं दे रहे हो, है ना? जोरदार। उसने कुछ बोला नहीं है सर। अभी मैंने उसको बोला कि सर क्वेश्चन पूछे तुझसे, तो कहा तो बोलती है कि नेटवर्क। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, सो ये क्वेश्चन किसे पूछे? वर्तिका से पूछ लेते हैं। हेलो वर्तिका। यस सर। मुझे कैन यू टेल मी कि ये जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा CCW, हाँ ये कितना होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? पॉजिटिव में आएगा पर। यस करेक्ट, पॉजिटिव में होगा। बहुत बढ़िया। उसका जो वैल्यू है पॉजिटिव रखेंगे। गुड। मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? F2A से कुछ होगा। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है वर्तिका? कैन यू टेल मी? यस सर, वो RF sin थीटा। यस, RF sin थीटा। वेरी गुड। कैन यू टेल मी फलक्रम से ये जो F1 फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? वो हम अज्यूम कर सकते हैं ना ये। यस। अरे यार, मैंने एक बार डायग्राम तो देख लो, ऐसा नहीं करो तुम। D1। यस ओके। सो D1 इज द डिस्टेंस जहां पे हमारा F1 फोर्स एक्ट कर रहा है। कैन यू टेल मी ये R अगर D1 है और फोर्स F1 है, तो बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? और ये 90। एंगल 90 डिग्री। वेरी गुड। तो अब मेरे को जितनी हिंट देनी थी ना, मैंने दे दी है। हाँ, अब 4 into perpendicular distance। फिर तुमने स्टेटमेंट बताई। गुड। बट अगेन मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए बच्चे। ये R minus F2। ये हो जाएगा बच्चे
d1 f1, देखो r जो है ये अपना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो कि d1 है, और फोर्स कितना है f1 है, सो दिस विल बी इक्वल टू d1 f1। समझ में आ रही है बात? हाँ। ओके गुड। सो ये टॉर्क हम बच्चे लेंगे पॉजिटिव, d1 f1, दिस इज द पॉजिटिव टॉर्क। महर्ष, महर्ष, यस सर। अब यार ऐसी स्टोरी मेरे को ये f2 के लिए भी बना के बता दो कुछ। D2 into F2। गुड, d2 इंटू f2, वेरी गुड। बट क्या उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लेते हैं नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव। सो d1 f1 माइनस d2 f2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल वाला हमने खत्म कर दिया। रोटेशनल में टोटल टॉर्क क्या होता है? 0, और टोटल टॉर्क अगर 0 है सो इनका जो सम है दैट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक काउंटर क्लॉकवाइज था, एक क्लॉकवाइज था, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, सो सम इनका हमने क्या ले लिया? 0। अब यार ये तो तुम्हारे लिए एकदम चने ममरे जैसी चीज है, इजीली आप इसको उस तरफ भेजी શકો છો, એટલે મોકલી શકો છો। ये हो जाएगा d1 f1 equals to d2 f2। Am I wrong? कुछ गलत लिखा है क्या? ओके, सो चलिए यहां से f1 और f2 का रेशियो निकालते हैं। सो f1 बाय f2 इक्वल्स टू, देखना ये f2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा, d1 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड करेगा। सो d2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? d1। f1 बाय f2 इक्वल्स टू d2 बाय d1। आ रही बात समझ में? अब देखो नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकल केसेस में, यहां पर आप कोई मास रखते हो, यहां पर आप कोई मास रखते हो, ठीक है? हियर यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट या मास जो भी रखते हो जिसको आपको लिफ्ट करना होता है, सॉरी, और इस तरफ आप एफर्ट लगाते हो, आप खुद पुश करते हो, कुछ ऐसा करते हो सो दैट आप इसको लिफ्ट कर पाओ। तो जहां पे आपने लोड रखा हुआ है इस तरफ, ये वाले पार्ट में जिधर आप लोड रखते हो, दिस आर्म इज नोन एज लोड आर्म, इसे हम क्या बोलते हैं? लोड आर्म बोलते हैं, ठीक है? और यहां जहां पे आप एफर्ट लगाते हो, जहां पे आप पुश करते हो सो दैट यू कैन लिफ्ट दिस लोड, दैट इज नोन एज, ये वाली आर्म, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसे हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, एंड दिस इज नोन एज लोड आर्म, ठीक है? अब सोचो अगर मुझे F2 जितना फोर्स अप्लाई करना है किसी को लिफ्ट करने के लिए, तो पहले मैं F2 को सब्जेक्ट बना रहा हूं, देखना F2 इक्वल्स टू हो जाएगा F1 टाइम्स D1 बाय D2। F1 टाइम्स D1 बाय D2 हो जाएगा क्या ये इतना? यार अब सोचो मेरे को अगर ज्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट को उठाना है, यानी F1 मेरा ज्यादा है, तो मैं कम एफर्ट में कैसे उठा सकता हूं? क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं? मैं बॉडी के मास को रिड्यूस कर दूंगा क्या? मतलब सपोज 50 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट किसी ने यहां पे रख दिया, तो मैं उसको काट पीट के 25 करके और फिर लिफ्ट करके रख दूंगा क्या? ऐसा बताना है अपने को? नहीं, अपने को तो पूरी ऑब्जेक्ट उठानी है, पूरी ऑब्जेक्ट उठानी है, यानी यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ F1, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, वो नहीं बदल सकती है। व्हाट यू कैन चेंज इज, आप D1 और D2 को चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब मेरे को ये बता दो कि इन दोनों में से किसको हम बड़ा रखें, कौन सी वैल्यू को बड़ा रखें, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को बड़ा रखें, सो दैट F2 की वैल्यू कम मिले, जो एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वो रिड्यूस्ड हो। सिर्फ दो ही लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा क्या? Should I explain the question again? What should I do so that
ये जो मेरा फैक्टर है, ये जो F2 की वैल्यू है वो रिड्यूस्ड मिले। F1 को तो यार मैं बदल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मास तुमने यहाँ पर रख दिया वो रख दिया, अब वो फिक्स है। अब उसको तो बदलना मेरे बस में नहीं है। तो व्हाट कैन आई चेंज इज D1 या D2 में से मैं किसी को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, D1 की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, D2 की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, दोनों को डिक्रीज करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? चलिए, तो ये 4 हैंड रेज में से हम मानस को इस बार मौका दे देते हैं। यस मानस। सर हमें D2 इंक्रीज कर देना चाहिए। वेरी गुड। अगर आप D2 को इंक्रीज करते हो तो ये फ्रैक्शन जो बच्चे है ना, ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ये फ्रैक्शन रिड्यूस हुआ तो अल्टीमेटली F2 की वैल्यू, जिस एफर्ट से आप इसको उठा रहे थे, वो एफर्ट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे को, लेट्स से यहां अर्थ है, आर्किमिडीज ने इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया, लेट्स से यहां पर अर्थ है और यहां पर उन्होंने अपना लीवर रख दिया और यहां उन्होंने अपना फलक्रम लगा दिया, तो ये डिस्टेंस D1 इज टू स्मॉल, D1 डिस्टेंस बहुत छोटा है। वो फलक्रम दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देखो, है ना। तो यहां पर अर्थ को रख दिया और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग दिया, तो बड़ी इजीली, बहुत ही आसानी से वो क्या कर सकते हैं, पूरी अर्थ को लिफ्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी, ऐसी गजब स्टेटमेंट क्यों दी गई। ओके, डन।